दोस्तों साल 2021 के उस दिन यूएस गवर्नमेंट और उसके सभी ऑफिशियल्स अपने अपने काम में बिजी थे कि तभी न्यूज में एक खबर तेजी से चलने लगती है जिसमें बताया जाता है कि चाइना ने सक्सेसफुली ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल बना ली है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा है और ये मिसाइल तेज स्पीड से अर्थ के चक्कर लगाकर वापस जमीन में मौजूद टारगेट को हिट कर सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल न्यूक्लियर डिवाइस को भी कैरी कर सकती थी। साल 2021 में उस वक्त ये मिसाइल इतनी एडवांस और फास्ट थी कि कोई भी अमेरिकन रेडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। ये खबर सुनते ही सभी यूएस ऑफिशियल्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया से छूट के यूएस से पहले ऐसी मिसाइल बना डाली थी। दोस्तों चाइना माइक्रोचिप की मदद से ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर पाया, यानी सेमीकंडक्टर चिप जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। इन माइक्रोचिप को बनाने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है। एक फिंगर टिप के बराबर माइक्रोचिप में करंट के फ्लो को मैनेज और बैलेंस करने के लिए हजारों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। इसलिए आपके पास मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये चिप मौजूद होती है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी और टीवी के रिमोट्स, इन सब में ये चिप यूज होती है। ऐसे ही सभी रॉकेट्स और स्पेस मिशन, यहाँ तक कि एडवांस से एडवांस वॉर वेपन्स में भी इन माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जिस देश के पास इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी होगी वो देश उतना ही पावरफुल होगा। पहले ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी, फिर वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाकी देश भी इस रेस में कूद गए। लेकिन अब चाइना ने भी इन चिप्स को बनाने में सफलता हासिल कर ली है, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच एक माइक्रोचिप वॉर छिड़ गई है। लेकिन आखिर कैसे चाइना ने माइक्रोचिप बनाने की टेक्निक हासिल कर ली, किसने इन चिप्स को बनाने में चाइना की मदद की और क्या है इन सेमीकंडक्टर चिप्स का इतिहास, आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेड स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों 1822 में दुनिया के पहले कंप्यूटर से लेकर 1950 तक के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे, जो एक पुराने रूम के साइज जितने बड़े होते थे, क्योंकि इन कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए बड़े बड़े वायर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर 1950s के दौर में रॉबर्ट नॉइस और जैक कर्बी ने माइक्रोचिप्स का इन्वेंशन किया, जिसमें 1958 में जैक ने वर्किंग माइक्रोचिप को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया और 1959 में रॉबर्ट ने इसका दूसरा वर्जन बनाया जिसे मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों अगर इन माइक्रोचिप के वर्किंग मैकेनिज्म को समझें तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। चिप में लगे यही ट्रांजिस्टर्स करंट के फ्लो को मैनेज करने का काम करते हैं और चिप के अंदर इसी करंट के फ्लो की वजह से कंप्यूटिंग टास्क और कैलकुलेशंस पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों माइक्रोचिप के लेयर को बनाने के लिए सिलिकॉन एलिमेंट के साथ फास्फोरस मिलाकर उसे सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। माइक्रोचिप को सेमीकंडक्टर बनाने का मतलब है कि एक स्मॉल अमाउंट में हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी एक छोटी सी चिप में चाहिए होती है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ्लो होनी चाहिए। इसी तरह से एक माइक्रोचिप में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होगा उतनी ही ज्यादा उस चिप की कैलकुलेशन टास्क और डेटा स्टोर करने की पावर होगी। शुरुआत में ट्रांजिस्टर का साइज बड़ा होने की वजह से एक चिप पर 4 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आज के दौर में हमने ट्रांजिस्टर का साइज इतना छोटा कर दिया है कि एक छोटी सी नैनो चिप में हम बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज्यादा छोटे और मोर एफिशिएंट बनते जा रहे हैं। दोस्तों साल 1960 से ही यूएसए माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग करने लगा था, जिसमें वो चिप के डिजाइन और असेंबली का काम भी खुद ही किया करता था। लेकिन यूएस की माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनीज के लिए अपने ही देश में चिप की मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। इसी के चलते यूएस की कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का काम जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे एशियन देशों को दे दिया। लेकिन जैसे ही 1980 तक माइक्रोचिप का मार्केट तेजी से फैलने लगा तो जापान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। दरअसल जापान इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिकन कंपनीज को ही सस्ते दामों में बेचने लगा, जिसकी वजह से माइक्रोचिप्स बनाने वाली अमेरिकन कंपनीज को बहुत लॉस होने लगा और जापान इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट में था।
माइक्रोचिप इंडस्ट्री में जापान की प्रोग्रेस को देखते हुए अमेरिका ने जापानीज माइक्रोचिप्स पर 100% टैक्स लगा दिया, जिससे कि चिप की प्राइस 2 गुना बढ़ गई और जापानीज माइक्रोचिप मार्केट अमेरिका में पूरी तरह क्रैश कर गया। वहीं जापान के बगल का देश ताइवान साइड से जापान और अमेरिका की माइक्रोचिप राइवलरी को बहुत गौर से देख रहा था। ताइवान भी जापान की तरह माइक्रोचिप इंडस्ट्री में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। अब तक ताइवान भी समझ चुका था कि अगर इस माइक्रोचिप के मार्केट में बने रहना है तो उन्हें अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। दोस्तों, माइक्रोचिप्स को बनाने का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसे बनाने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना पड़ता था, जो पूरी तरह से सील्ड होता है। ऐसे समझिए, अगर इन माइक्रोचिप बनाने वाली लैब्स में डस्ट का एक पार्टिकल भी चला जाए तो पूरी असेंबली बर्बाद हो सकती है। इसलिए इन लैब्स की सेटअप और मेंटेनेंस बहुत ही कॉस्टली होती है। दोस्तों, ताइवान भी इस माइक्रोचिप की रेस में आगे निकल रहा था। उन्होंने अमेरिकन माइक्रोचिप कंपनीज में काम करने वाले इंजीनियर्स को वापस अपने देश बुलाने के लिए हाई सैलरी और हाई इंसेंटिव देना शुरू किया। इसके बाद ताइवान ने माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगाया और TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी को मॉरिस चैंग लीड कर रहे थे। इससे पहले मॉरिस अमेरिकन कंपनी में सीनियर इंजीनियर थे, जिनका माइक्रोचिप इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। वो अच्छे से जानते थे कि कैसे माइक्रोचिप की ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जा सकता है। साल 1987 में शुरू हुई TSMC कंपनी ने 13 साल बाद ग्लोबली माइक्रोचिप इंडस्ट्री का 52% पार्ट कैप्चर कर लिया था, जिसके चलते ताइवान वर्ल्ड लेवल पर माइक्रोचिप इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। दोस्तों, साल 2000s में चाइना भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को तेजी से बढ़ा रहा था, और इसी वजह से चाइना मास लेवल पर माइक्रोचिप्स को खरीद रहा था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2010 तक चाइना अकेले पूरे वर्ल्ड की 40% चिप्स को खरीद रहा था। चाइना को अपने डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करने के लिए माइक्रोचिप की जरूरत थी, और इन चिप्स के लिए चाइना ताइवान, जापान और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था। इसलिए चाइना अब इन माइक्रोचिप्स को खुद अपने देश में मैन्युफैक्चर करना चाहता था, ताकि वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बाकी सभी देशों से आगे निकल सके। दोस्तों, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, सिलिकॉन, जिसमें सभी ट्रांजिस्टर सिलिकॉन प्लेट पर प्लेस किए जाते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर, और तीसरा, इक्विपमेंट। चाइना के पास सिलिकॉन पहले से ही मौजूद था। सॉफ्टवेयर के लिए चाइना को अमेरिकन कंपनीज पर डिपेंड रहना पड़ता था। इसी के चलते चाइना ने भारी कीमतों पर माइक्रोचिप सॉफ्टवेयर बनाने वाली अमेरिकन कंपनीज को खरीदना शुरू किया। लेकिन अभी भी चाइना के पास इक्विपमेंट की कमी थी। दोस्तों, नेदरलैंड की एक कंपनी ASML इन इक्विपमेंट्स को बनाया करती है, इसलिए चाइना ने ASML कंपनी को भी खरीदने के लिए भारी कीमत ऑफर की। लेकिन ASML कंपनी के कुछ लॉ के अकॉर्डिंग वो किसी भी कीमत पर बाहरी देश को अपनी कंपनी को नहीं बेच सकते थे। लेकिन इसी ASML कंपनी के लिए एक चाइनीज इंजीनियर डिंग यी भी काम करते थे। डिंग यी को इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का पूरा नॉलेज था, इसलिए अब वो वापस चाइना अपने देश आ गए और अपने साथ बाकी और चाइनीज इंजीनियर्स को भी साथ लेकर आए। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी इंजीनियर्स ने मिलकर चाइना में डोंगफेंग नाम की कंपनी शुरू की, जिसकी मदद से अब चाइना भी माइक्रोचिप इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने लगा था। इस पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चाइना ने ASML की इस टेक्नोलॉजी को जानबूझकर चुरा लिया था। दोस्तों, इन माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल एडवांस्ड वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी किया जाता है, और चाइना भी अब इन चिप्स की मदद से पावरफुल मिसाइल्स बना रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका को इस बात का पता चला, वैसे ही तुरंत अमेरिका ने चाइना के साथ सभी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जिसका असर अब मार्केट में दिखने लगा था। बहुत सारी टेक कंपनीज की स्टॉक्स तेजी से नीचे गिरने लगे। माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI, एनवीडिया जैसी कंपनीज को भी नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, अमेरिका और चाइना की इस माइक्रोचिप वॉर का नतीजा आगे क्या होगा? क्या कभी ये वॉर थमेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेड स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।